डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग का जो लास्ट सेगमेंट है, सेल्स। सेल्स कभी भी मार्केटिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि मार्केटिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तो वो उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करेगा, और यही जो रिपीटेटिव परचेजिंग है कंपनी की सेल्स इंक्रीज करने में सहायता करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केटिंग 3 शब्दों से परिपूर्ण होता है: क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग और डिलीवरिंग। तो जो सेल्स है वो डिलीवरिंग वाले पार्ट में इंक्लूडेड है, लेकिन जब तक क्रिएट नहीं होगा डिलीवर कैसे होगा? अगर प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे जितना कि डिमांड है, तो हो सकता है कि हम अपने पोटेंशियल प्रॉफिट्स को लूज़ कर देंगे। और अगर हमने ज़्यादा बना लिया है और वो बिका नहीं है, तब भी हम प्रॉफिट्स लूज़ करेंगे, लेकिन तब हम प्रॉफिट्स के साथ साथ अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो सामान हमारा नहीं बिका, उसकी भी लागत को लूज़ करेंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो कंपनी है उसको ये पता हो कि सेल्स कितनी होगी, ताकि वो ये पता लगा सकें कि प्रोडक्शन कितना करना है। प्रोडक्शन अगर कम या ज़्यादा 1% 2% का फ्लक्चुएशन चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन है, कम है तो भी और ज़्यादा है तो भी, दोनों ही केसेस में कंपनी के लिए लॉसेस लेकर आता है। और कभी कभी लॉसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि उनसे रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत रिस्की है। तो इसका एक पुराने समय से ही इसका एक तोड़ निकाला हुआ है, एक युक्ति है कि आप पहले ही क्यों ना पता कर लें कि आपकी सेल्स कितनी होगी। सेल्स पता रहेगी तो उसके अकॉर्डिंगली 1% 2% बफर स्टॉक रखते हुए हम अपना प्रोडक्शन कर लेंगे, और 1% और 2% ओवर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको बियर किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर सेल्स को फोरकास्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेल्स फोरकास्ट रहेगी तो जो दूसरे फंक्शंस हैं कंपनी के वो बहुत इजीली चलते रहेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज सेल्स फोरकास्टिंग मेथड्स। सेल्स को हम फोरकास्ट करेंगे, कौन कौन से उसके मेथड्स हैं, और वास्तव में सेल्स फोरकास्टिंग है क्या। फ्यूचर सेल्स रेवेन्यू को पता करना ही सेल्स फोरकास्टिंग है। फ्यूचर में हमको कितनी रेवेन्यू होगी सेल्स के थ्रू, उसको हमको पता करना है। और ऐसा हम कैसे पता कर सकते हैं? हमारे पास कोई हिस्टोरिक डेटा होगा पहले की सेल्स का, इंडस्ट्री ट्रेंड्स होंगे, इंडस्ट्री साइकिल की फेज़ होगी, और जो अभी करंट सेल्स हैं उसका डेटा तो होगा ही। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेल्स को फोरकास्ट करेंगे ताकि रेवेन्यू को पता चल सके। सेल्स फोरकास्ट को अलग अलग टाइम स्पान के लिए प्रिडिक्ट किया जाता है। वो वीकली, बाई वीकली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, मंथली, एनुअली या बाई एनुअली हो सकती है। अलग अलग टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मेथड चेंज होता है जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करेंगे। सेल्स फोरकास्टिंग के दो मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे हम क्वालिटेटिव मेथड्स को। क्वालिटेटिव मेथड्स में टोटल 7 मेथड्स हैं, और ये कंटेंट एनालिसिस बेस्ड है, थियोरेटिकल है। कंपनी चाहे तो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनसे, और उनके ओपिनियन के बाद में वो ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट के जो फोर्सेस है उनके अकॉर्डिंग
जो फ्यूचर सेल्स होने हो सकती है वो कितनी होगी, वो अपने एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर ये बता सकते हैं कि फोर्सेस का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह रहेगा कि सेल्स ऊपर जाएगी अथवा नीचे आएगी अथवा स्टैग्नेंट रहेगी। उसके बाद में एक बहुत अच्छा मेथड है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर होती हैं, बिल्कुल अच्छे से जमी हुई जो प्रश्नावलियाँ हैं वो रहती हैं, और उनको इलेक्ट्रॉनिक मेथड से या हार्ड कॉपीज़ में मेल किया जाता है, जिसका आंसर देते हैं जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं वो। पोटेंशियल बायर्स जो होते हैं वो उन क्वेश्चनर का जवाब देते हैं, उन प्रश्नावलियों का जवाब देते हैं, और उन प्रश्नावलियों का ये जो डेल्फी मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो रेस्पॉन्स रेट होती है वो बहुत कम होती है, 5%, 2%, 3%, बहुत मुश्किल है कि 10% हो। इस वजह से इस मेथड को अब यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाने में समय लगता है। उनको फिर जब मेल किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मेल करें चाहे हार्ड कॉपीज़ में मेल करें, उसकी कॉस्ट होती है, और इसमें फिर समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि सभी जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो एक समय पर अपना रिप्लाई नहीं करते, और फिर उनके रिप्लाइज़ को फिर इकट्ठा किया जाता है, उनको एनालाइज़ किया जाता है, उनके जो भी ओपिनियन हैं उनको फिर लिखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये एक्सपेंसिव मेथड होता है, और टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब इस मेथड का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड में जो हमारा सेल्स फोर्स है वो ओपन मार्केट में जब जा रहा है, कंज्यूमर से बात कर रहा है, तो वो कंज्यूमर्स के जो बिहेवियर है, उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको जानता है, और उसी के बेसिस पर वो कंपनी को बताते हैं कि जो ट्रेंड्स रहेंगे वो किस हिसाब से रहेंगे। देन सर्वे ऑफ बायर्स एक्सपेक्टेशंस। सर्वे ऑफ बायर्स एक्सपेक्टेशंस में सर्वे किया जाता है बायर्स का। उसमें उनसे पूछा जाता है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को लेकर उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर कंपनी ये पता लगाती है कि वास्तव में उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट कर रहा है या नहीं, और अगर वो मीट आउट कर रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि शायद सेल्स बढ़ेगी, और इसी हिसाब से फोरकास्ट किया जाता है। हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड में कंपनी अपने सेल्स रिकॉर्ड रखती है, और उसमें जो सीजनल वेरिएशन होते हैं, इंडस्ट्री साइकिल्स के जो वेरिएशन होते हैं, उनके साथ में वो ये पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी सेल्स रहने वाली है पुराने ट्रेंड के आधार पर, तो वो फिर इसका यूज़ कर रहे हैं। ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह ही है, जहाँ पर हम कुछ ज्यूरी मेंबर से पूछते हैं कि आप बताएं कि हमारे जो सेल्स है वो किस तरह से बिहेव करेगी। लीडिंग इंडिकेटर्स मेथड में ये है कि जो मार्केट सिनेरियो है वो क्या है, मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं। तो ये सब जो मेथड है वो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, फिगर का इस्तेमाल बमुश्किल ही होता है इनमें, और कंटेंट एनालिसिस बेस्ड हैं ये। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में टेस्ट मार्केटिंग सबसे पहले ली जाती है। टेस्ट मार्केटिंग में हम अपने फिगर्स को एनालाइज करते हैं। फिगर्स को एनालाइज इस हिसाब से करते हैं कि वो जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रेंड लाइन क्या होगी उसका पता करते हैं वेरिएशन के हिसाब से।
टाइम सीरीज़, आई होप आपने टाइम सीरीज़ एनालिसिस पढ़ा हुआ होगा। टाइम सीरीज़ एनालिसिस में हम अलग अलग नंबर्स और मेथड्स का यूज़ करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट टाइम स्पान है, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, बाई मंथली हो, उसमें वो फिगर क्या रहने वाला रहता है। मूविंग एवरेजेस में हम अपने जो मंथ वाइज डेटा है या ईयर वाइज जो डेटा है या वीक वाइज जो डेटा है, उसके मूविंग एवरेजेस ले लेते हैं। 3 ईयर मूविंग एवरेज या 3 मंथ मूविंग एवरेज, और उन मूविंग एवरेजेस के हिसाब से नेक्स्ट एवरेज क्या होगा उसका पता करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी जो सेल्स है उस मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही लाई करेगी। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो मेथड है, इसमें फॉर्मूला गिवन होता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जो नेक्स्ट जो फिगर है, एक्सपोनेंशियल फिगर जो है उसका पता करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो लीनियर है, वो एक सिंपल लाइन को फॉलो कर रही है, उसका जो ट्रेंड है वो y=mx+c के रूप में फॉलो कर रहा है। तो हम उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो भी सेल होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे इकोनोमेट्रिक मॉडल उपलब्ध हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। इन सभी मेथड्स को अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, मॉडलिंग की इसमें ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिकल जो मॉडलिंग होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है, और उनके मॉडल के हिसाब से ही हम अपनी जो अपकमिंग जो सेल है, जो पोटेंशियल जो सेल है उसका पता करते हैं। तो आज हमने सेल्स फोरकास्ट के बारे में पढ़ा। इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारी नेक्स्ट जो रेवेन्यू होगी वो कितनी होगी, और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रोडक्शन डिसाइड कर पाएंगे। थैंक यू।